आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक अच्छी रैंक लाने के बावजूद, एग्ज़ाम अच्छा लिखने के बावजूद भी एक अच्छे कॉलेज पे एडमिशन नहीं कर पाते हैं। और अगर इसी दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी नॉर्मल रैंक होती है और नॉर्मल पेपर इन्होंने लिखा होता है, बट फिर भी एक अच्छे कॉलेज पे वो जाके एडमिशन ले लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपका जो मेन रोल प्ले करती है वो होती है आपकी काउंसलिंग के टाइम। हाय गाइस, मैं हूं बाउद्दीन, वेलकम करता हूं और एक नए वीडियो पे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों पे बहुत सारा कंटेंट के लिए आने वाला है। आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे कि कंप्लीट जो सब काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस, लॉगिन से लेके वेरिफिकेशन लेटर को डाउनलोड करने तक, कि सीट अलॉटमेंट हो, चाहे चॉइस फिलिंग हो, चाहे बाकी जो भी चीज़ें होंगे, वो आज की इस वीडियो पे हम डिस्कस करते हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहेंगे। इंपॉर्टेंट डेट में जेईई एडवांस का जो आपका रिजल्ट रहेगा वो रहेगा 9 जून 2024 को, और जोसा का वो आएगा आपको 10 जून 2024। उसके बाद आज की वीडियो का पूरा कंप्लीट रोड मैप ये रहेगी कि आप रजिस्ट्रेशन किस तरह करोगे, चॉइस फिलिंग किस तरह करोगे, मॉक सीट अलॉटमेंट किस तरह होगी, लॉकिंग ऑफ चॉइसेस किस तरह होगी, सीट अलॉटमेंट क्या चीज़ होती है, और सीट अलॉटमेंट के बाद एक ऑप्शन आता है फ्री स्लॉट स्लाइड का, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फीस, उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन लेटर आ जाती है। उसके बाद देखेंगे कि इस साल जो जोसा पे कितने कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपके 23 IITs, 31 NITs और 26 ट्रिपल ITs और 38 JFTIs और ये कॉलेज IIEST सिंहपुर, ये वाला कॉलेज आपको पार्टिसिपेट करता हुआ दिखेगा। देन इस एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सबसे पहले जेईई मेंस जेईई एडवांस से एटलीस्ट आपका जेईई मेंस क्वालिफाई हो, और उसके बाद जो क्राइटेरिया रहता है आपके परसेंटेज का क्राइटेरिया, जेईई मेंस के लिए जनरल के लिए 75% और SC ST के लिए आपका 65%, ये वाला क्राइटेरिया आपका रहेगा। एंड देन उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा जोसा की साइट पे www.josa.nic.in पे। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। उस पर आप क्या करोगे, अपने जेईई मेंस का जो एप्लीकेशन नंबर और उसका पासवर्ड डालोगे, इंटर करोगे यहाँ पे। देन ये कैप्चा आप इंटर करोगे, सिक्योरिटी पिन। उसके बाद जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस पे आपके पूरे डिटेल्स आएंगे, आपका रोल नंबर, आपका नाम, कहाँ, मदर नेम, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, और भी पूरे चीजें आपके आ जाएंगे। अगर आप एडवांस भी क्वालिफाई कर चुके हो तो आपकी रैंक आपको यहाँ पे दिखेगी। अगर इस पूरे प्रोफाइल पे आपकी अगर आपका अगर यहाँ पे जेंडर या कुछ स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी अगर आपका गलत है तो ये आप यहीं से करेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले ये एक नोट पढ़ लेना, इस पे जो मेन रहेगा वो जेंडर चेंज कर सकते हो, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होती है। अब ये स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या चीज होती है, ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपने कहाँ से 12th पास किया है। अगर एक एग्जांपल की बात करेंगे तो एक बच्चा अगर लद्दाख से होगा या जम्मू एंड कश्मीर से होगा, बट वो पढ़ रहा था 12th पे दिल्ली या कहीं और जगह पे, तो उसका जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी रहेगा वो दिल्ली रहेगा, ना कि लद्दाख रहेगा। क्यों, किस बोर्ड से आपने 12th, किस जगह से आपने 12th पास किया है, वो आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी हो जाती है। देन उसके बाद चॉइस फिलिंग पे सबसे स्टूडेंट्स दो टाइप के होंगे आपके। एक होगा आपका जिसने जेईई मेंस प्लस जेईई एडवांस दोनों क्वालिफाई किया हो, दूसरा वो स्टूडेंट होगा जिसकी सिर्फ जेईई मेंस क्वालिफाई। जिन्होंने जेईई मेंस जेईई एडवांस दोनों क्वालिफाई किया है उनके लिए जो कॉलेजेस रहेंगे वो 23 IITs, 31 NITs, 26 ट्रिपल ITs, 38 JFTIs और ये कॉलेज, उनके लिए जब चॉइस फिलिंग करेंगे उनके स्क्रीन पे वो शो होगा। बट दूसरी जानब अगर जिसने सिर्फ जेईई मेंस क्वालिफाई किया है उनके लिए IITs अवेलेबल नहीं होंगे, बट NITs, ट्रिपल ITs, JFTIs और ये कॉलेज आपका अवेलेबल रहेगा। चॉइस फिलिंग करने से पहले एक बार प्रीवियस स्टूडेंट्स को देखना, क्योंकि आपको पता चले कि आपके रैंक के हिसाब से आपका कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। देन आगे बढ़ते हैं। जब आपने ये वाला पर्सनल डिटेल्स वाले डिटेल्स जो आए थे, उसके बाद जब इनको सबमिट करोगे या ओके दबाओगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसपे आपको यहाँ ऊपर इंस्टीट्यूट टाइप देखने को मिलेगा, इंस्टीट्यूट नेम आपको देखने को मिलेगा, एकेडमिक प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूट टाइप्स में आपके IITs, ट्रिपल ITs, NITs आपके और या JFTIs आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर किसी को ये एक किस्म का फिल्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम शॉपिंग करते हैं तो एक फिल्टर होता है कि प्राइस का फिल्टर, यहाँ से यहाँ तक साइज चाहिए। इसी तरीके से ये भी एक फिल्टर है कि जो ये फिल्टर क्या करता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ IITs पे जाना है या NITs पे जाना है तो आप यहाँ से क्या सिलेक्ट करोगे, इंस्टीट्यूट टाइप पे आप IITs या NITs ही शो क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपके सिर्फ IITs और NITs ही शो होंगे, यहाँ पे आपके ट्रिपल ITs और JFTI शो नहीं होंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम की अगर हम बात करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पे जाना है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को IIT दिल्ली जाना है, IIT बॉम्बे जाना है या IIT खड़गपुर कानपुर, लेकिन कुछ लोग ऐसे कि IIT मंडी हम जाना नहीं चाहते हैं, तो वो यहाँ से जिस कॉलेज पे जिस इंस्टीट्यूट पे वो जाना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसी हिसाब से उसी कॉलेज के यहाँ पे सिर्फ वही कॉलेज डिस्प्ले होगा और डिफरेंट एकेडमिक प्रोग्राम्स के साथ। अब ये एकेडमिक प्रोग्राम्स क्या होते हैं, एक्चुअली इसको हम कहते हैं ब्रांच आप कौन सा लेना, सिविल लेना चाहते हो, CSE लेना चाहते हो, ECE लेना चाहते हो, वो फिल्टर भी आप यहाँ से लगा सकते हो।
उसके बाद यहाँ पे लगाने के बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग करोगे। चॉइस फिलिंग करते वक्त आपको ये पोर्शन जो जो जिन कॉलेज को आपने चॉइस किया है वो कॉलेज कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो जाएंगे, इंस्टीट्यूट नेम और कौन सा ब्रांच आपने रखा होगा। अब आपको ऐसा लगा कि चॉइस फिलिंग करने के बाद कि नहीं यार मुझे ये कॉलेज जो गंभीर रखा था वो ऊपर रखना था, इस कॉलेज को नीचे रखना था, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इन एरोस की मदद से आप ऊपर कर सकते हो, इन एरोस की मदद से आप नीचे कर सकते हो। और अगर आपको लगा कि ये कॉलेज मुझे रखना नहीं था, या तो फॉर एग्जांपल ये कॉलेज रखना था, ये ब्रांच नहीं रखना था, तो आप उसी चीज को जाके यहाँ क्या कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो। उसके बाद ये जो ऑप्शंस रहते हैं वो भी यही ऑप्शंस रहते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, चॉइसेस को इंटरचेंज कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। और एक ऑप्शन रहता है ये लॉक चॉइसेस का, ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जूनियर काउंसलिंग के टाइम पे। जब भी लॉक चॉइस का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। एक ऑप्शन आपका आ जाएगा कि आई एग्री टू लॉक माई चॉइस, दूसरा आपका आ जाएगा आई विल लॉक माई चॉइस लेटर। अब देखो इसका होता क्या है, जो लॉक ऑफ चॉइस का होता है उस पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि आप अभी मतलब चॉइस फिलिंग की आप अभी लॉक करना चाहते हो या आप बाद में करना चाहते हो। अब इसकी एक डेट निकालते हैं कि इतने दिन के अंदर अंदर आपको अपनी चॉइसेस लॉक करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। इसीलिए जब भी चॉइस फिलिंग करोगे तो ये वाले ऑप्शन को मार्क करोगे, ये वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। क्योंकि आपको ऐसा लगा कि चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको कहीं से पता चला या आपने कोई रिसर्च की कि आपको पता चला कि भाई मुझे ये कॉलेज मिल सकता था और ये मुझे चाहिए, तो आप इजीली उस डेट से पहले पहले आके चेंज कर सकते हो। अगर आपने ये वाला ऑप्शन मार्क किया तो फिर आप जाके चेंज नहीं कर सकते हो। सो जब भी करोगे काउंसलिंग तो ये वाले चॉइस आप फिल करो, ये वाले ऑप्शन को आप मार्क करोगे। देन उसके बाद आपका कुछ दिनों के बाद आपका मॉक राउंड स्टार्ट होते हैं। ये जो मॉक राउंड्स होते हैं वो एक्चुअल राउंड्स नहीं होते हैं। ये आपकी क्या होती है, फॉर एग्जांपल जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग करते वक्त आपका क्या होता है, ट्रेडिंग करते वक्त आपको सबसे पहले एक डेमो अकाउंट दिया जाता है जिसपे आप ट्रेड सीखते हो किस तरह करना है ये हो। इसी तरीके से ये भी मेन राउंड स्टार्ट होने से पहले एक या दो राउंड होते हैं इसके, ये राउंड स्टार्ट होते हैं कि ताकि आप सीखो कि किस तरह आपकी काउंसलिंग होगी, जो चॉइस फिलिंग आपने की है उस हिसाब से आपको कौन सी सीट अलॉट हो सकती है। देन उसके बाद क्या होता है, हो गया आपकी मॉक सीट अलॉट भी। ये सीट क्या होती है, ये आपकी एक्चुअल सीट नहीं होती है, ये आपकी वो सीट होती है कि जो आपकी काउंसलिंग के बेस पे आपको मिल सकता है। ये मतलब ये जानवर नहीं है कि गारंटी नहीं कि यही मिल सकता है, वो चेंज भी हो सकता है, बट एटलीस्ट इतना मिल सकता है वो बताते हैं। देन उसके बाद मैन काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होती है। मैन काउंसलिंग का टोटल 6 राउंड्स होते हैं, उसमें से छठे राउंड को क्या किया जाता है, मैजिकल राउंड बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड और फिफ्थ राउंड होते होते करीब 25 से 30 डेज लग जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अब तो 1 महीना गया, तो पैनिक करके फिफ्थ राउंड के बाद जो उनको मिलता है वो लॉक करके निकल जाते हैं काउंसलिंग से। और सिक्स राउंड पे बहुत कम बच्चे बचते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका होता है क्या है, बहुत कम स्कोर पे अच्छे कॉलेज आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए अगर फॉर एग्जाम्पल आप अगर काउंसलिंग कर रहे हो, आपको अपना ड्रीम कॉलेज ड्रीम ब्रांच नहीं मिला है, तो आप लगे ही रहना। मतलब ये नहीं कि आगे आपको बताऊंगा आपको अगर सीट अलॉट हो गई कि उसको क्या करना चाहिए, फ्रीज फ्लोट स्लाइड का ऑप्शन रहता है। लेकिन आप क्या करोगे, काउंसलिंग से नहीं निकलोगे, आप लड़ते रहोगे, मतलब एंड तक 6 राउंड तक आप लड़ते रहोगे। हाँ, अगर आपको मिल गया अपना ड्रीम कॉलेज ड्रीम ब्रांच, तब आप क्या कर सकते हो, उसको फ्रीज करके अपना खत्म कर सकते हो, काउंसलिंग उसी पे एंड कर सकते हो। तो इस चीज का थोड़ा ख्याल रखिए। उसके बाद जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो कुछ आपका इस तरह इंटरफेस दिखेगा जब लॉक चॉइसेस होने के बाद कि आपके पास टोटल चॉइसेस कितने थे, कितने आपने फिल किए हैं, कितने अनफिल्ड हैं। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेन राउंड जब स्टार्ट होगा तो उसके बाद आपकी क्या होगा, सीट अलॉट हो जाती है। मेन एक्चुअल जो सीट होती है जो आपको मिलेगी, जिसपे थ्रू आप जाके पढ़ सकते हो डिफरेंट कॉलेज पे, तो वो उसका रिजल्ट आपको यहाँ दिखेगा। जैसे आप क्लिक करोगे आपको दिखेगा कि कौन से कॉलेज पे आपको सीट मिला है, कौन सा ब्रांच आपको मिला है, ये सब कुछ डिटेल्स आपको मिलेंगे। उसके बाद क्या करना पड़ता है, जो चीजें वो पूछेंगे वो आपको सबमिट करना होगा। डॉक्यूमेंट्स सबने आपकी वेरिफिकेशन करनी चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आगे आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, उस सीट एक्सेप्टेंस फीस, जो सीट आपको मिली है उसकी एक्सेप्टेंस फीस आपको भरनी होती है, जो कि आपकी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी कितनी होती है, 35,000 से 40,000 होती है, और SC ST के लिए 15,000 से 20,000 हो सकती है। उसको एक बार चेक कर लेना कि इस बार कितना है। ये मिनिमम रेंज एक मैं बता रहा हूँ कि इतनी रहती है। तो उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से जरूरत पड़ते हैं, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर इन्होंने ऐड किया है, कुछ और भी मांगा है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप भी अवेलेबल रखना। और आपको क्या करना पड़ता है, एक साइज होती है फिक्स्ड साइज, इतने तक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कंप्रेस्ड होना चाहिए, PDF फॉर्म पे होना चाहिए, या कोई और फॉर्म जो वहां पे मेंशन होगा उसी फॉर्म पे आपको अपलोड करना है। और एक चीज याद रखें कि जब भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे तो थोड़ा ध्यान के साथ, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको फॉर एग्जांपल मेडिकल सर्टिफिकेट भरनी थी, आपने स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वहां पे भर दिया, तो वो बाद में होता कुछ नहीं, लेकिन बाद में थोड़ा पंगा कर देते, चेंज करने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे बिल्कुल होशियारी के साथ आप अपलोड करोगे। सो सीट एक्सेप्टेंस फीस आपकी क्या होती है, देखो जैसे आपको सीट मिली आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस भरनी पड़ती है। अदरवाइज अगर आप नहीं भरोगे तो जोसा वाले सोचेंगे कि हाँ भाई इसने ये ऑफर जो है रिजेक्ट किया है और आपको आगे काउंसलिंग पे बढ़ने नहीं देते। मतलब आपने अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, सीट आपकी अलॉट हुई है, बट आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं भरा, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होंगे और साथ ही साथ में आपकी काउंसलिंग उधर ही खत्म होगी।
आपको ऐसा लग मतलब आपको काउंसलिंग से निकाला जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको भरनी है। अगर आपको कोई अलॉट हो तो आपको क्या करना है, पहले सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको भरनी है। एक्सेप्टेंस फीस भरने के बाद ये नहीं होता है कि आपको यही ही मिलेगा, आपको आगे क्या देते हैं वो ऑप्शंस देते हैं। एक्सेप्टेंस फीस भरने के बाद आपको कुछ इस तरह की रिसिप्ट रहेगी सीट एक्सेप्टेंस फीस की, कि आपने कहाँ से भरा है, कब भरा है। इसका प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट आपको जरूर लेके रखना है, क्योंकि ऑफलाइन के टाइम पे आपको ये दिखाना पड़ सकता है। देन उसके बाद जब भी सीट एक्सेप्टेंस फीस भरोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, 3 ऑप्शन आ जाएंगे। आप सीट फ्रीज करना चाहते हो, फ्लोट करना चाहते हो या स्लाइड करना चाहते हो। फ्रीज का मतलब है कि आपको जो मिला है उससे आप पूरे एग्री हो और आप यही जाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉलेज अच्छा मिला है, आपको ब्रांच अच्छी मिली है, मतलब आपकी काउंसलिंग आप वहीं पे खत्म करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल एक का ड्रीम कॉलेज था IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस, उसको पहले राउंड ही IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस मिल गया। अब उसका ड्रीम ब्रांच ड्रीम कॉलेज आपको मिला है तो वो सीधा क्या करेगा, अपनी सीट को फ्रीज करेगा और उसकी काउंसलिंग वहीं पे खत्म होगी। अब फ्लोट का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका ड्रीम था IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस, बट आपने चॉइस फिलिंग आपने की है तो उस हिसाब से क्या हुआ, आपको मिला है IIT खड़गपुर या IIT कानपुर कंप्यूटर साइंस। बट आप चाहते हो कि नहीं मुझे IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस पे जाना है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, फ्लोट करोगे। फ्लोट पे आपका होगा क्या, आपकी काउंसलिंग आगे कंटिन्यू रहेगी। फर्स्ट राउंड पे अगर आपको मिला है तो आपको सेकंड राउंड पे जाने का मौका मिलेगा। फ्लोट का यही मतलब होता है कि आप क्या करना चाहते हो, काउंसलिंग अभी करना चाहते हो कि आप जो मिला है उससे आप एग्री नहीं हो, जो है वो आपके पास रहेगा बट आप इससे बेटर के लिए जाना चाहते हो तो फ्लोट करोगे। स्लाइड का क्या मतलब होता है, स्लाइड पे आपको कॉलेज पसंद है। फॉर एग्जाम्पल किसी को मिला है IIT दिल्ली, बट इस बार कंप्यूटर साइंस नहीं मिलकर उसको सिविल मिली है, तो आप वो चाहता है कि मुझे नहीं IIT दिल्ली मुझे जाना है, बट मुझे जो ब्रांच रखना है वो आपको क्या रहना है, कंप्यूटर साइंस मुझे रखनी है। वो क्या करेगा, स्लाइड करेगा। स्लाइड का मतलब IIT दिल्ली कॉलेज उसका चेंज नहीं होगा, बट हाँ उसने काउंसलिंग चॉइस फिलिंग उसने रखा होगा और सिविल भी रखा है, कंप्यूटर साइंस IT रखा होगा, उसको कंप्यूटर साइंस पे जाना था। अब IIT दिल्ली पे उसको सिविल अभी लॉक हुआ है, सीट अलॉट उस पर सिविल पे हुई है, बट वो चाहता है कि नहीं IIT दिल्ली पे मुझे क्या मिले, कंप्यूटर साइंस मिले, तो वो स्लाइड करेगा। आगे जब राउंड्स पे जाओगे तो उनको IIT दिल्ली रहेगी, IIT दिल्ली के साथ साथ उसका ब्रांच चेंज हो जाएगा, बस IIT कॉलेज चेंज उसका नहीं होगा अगर मिला तो। उसके बाद आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है। सब कुछ होने के बाद आपका एक वेरिफिकेशन लेटर आ जाता है। उसके बाद आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग यहीं पे खत्म होती है। उसके बाद आपको बुलाया जाता है ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और IITs के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने पड़ते हैं, साथ में लेके जाने पड़ते हैं। और उनमें से कुछ सर्टिफिकेट्स ऐसी होती हैं कि जिसका आपको क्या करना पड़ता है, डेट के साथ अपडेट करना होता है। अगर ऐसे सर्टिफिकेट्स हो तो वो सर्टिफिकेट्स आप JEE एडवांस के साइट पे एक बार देखना कि कहाँ से कहाँ तक डेट होनी चाहिए, मतलब किस डेट के बाद आपकी सर्टिफिकेट वैलिड होगी, उसी हिसाब से आप नई सर्टिफिकेट बनवा लेना। फोटोज की बात करें तो सेम फोटो आपका होना चाहिए जो आपका JEE मेंस के एडमिट कार्ड या कहीं पे भी आपने जो फोटो एप्लीकेशन फॉर्म पे जो फोटो वो भी सेम चलेगा। NITs, IIITs और GFTIs के लिए ये चीजें चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो भी स्टूडेंट इस अगर कोई भी डाउट हो इस सेशन के रिलेटेड जोसा के, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और कमेंट्स पे भी आप बता सकते हो कि जो भी प्रॉब्लम हो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट जो जोसा काउंसलिंग पे बैठेंगे या स्टूडेंट हैं उनसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।